दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक महान शख्सियत, क्रांतिकारी किसान आंदोलन के महानायक स्वामी शाहजानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में गाजीपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1950 में मुजफ्फरपुर में हुई थी। उनकी जीवन यात्रा लगभग 61 वर्ष की होती है। उस 61 वर्ष में वह अपने बाल्यकाल से जन्म के समय ही उनकी मां मर गई थी और बहुत कम उम्र में शादी हुई और उनकी पत्नी के मर जाने के बाद फिर वह सन्यासी बन गए और सन्यासी बन के वह मठ और मंदिर में भटकते हुए घूमते हुए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, वेद और गीता का अध्ययन किया और इसके बाद उनके अंदर एक सामाजिक चेतना आती है। उस सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना के साथ वह 1920 में महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। उनकी मुलाकातें महात्मा गांधी से पटना में होती है। भारत में आजादी के लिए असहयोग आंदोलन चल रहा था और वह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं और यहां से उनकी राजनीति की एक शुरुआत होती है। वह अध्यात्म से राजनीति की दिशा में मुड़ते हैं और राजनीति से फिर वह किसान आंदोलन की तरफ मुड़ते हैं। 1929 में वह बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं और 1936 आते आते देश का पहला अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं और किसानों के लिए घोषणा पत्र निकालते हैं और धीरे धीरे उनकी लड़ाई जो है कांग्रेस के बीच भी उनका विरोध शुरू हो जाता है। वह चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद का भी रूपरेखा रखा जाए। जो देश की आजादी किसान जो कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस आजादी के बाद वह दूसरा स्टेप चाहते थे कि यहां मजदूरों और किसानों का राज होगा। तो कांग्रेस की लड़ाई एक आजादी तक थी। आजादी के बाद जो रूपरेखा, वह स्वामी शाहजानंद सरस्वती एक ढांचा तैयार करते हैं और यहीं पर उनका कांग्रेस से मतभेद होता है। वह सुभाष चंद्र बोस से 1938 में मिलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में वो सहयोग करते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई फासिज्म और साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। वह किसानों को संगठित करते हैं और किसानों पर जमींदारों द्वारा जो जुल्म ढाए जाते हैं, उस जुल्म के खिलाफ वह किसानों को खड़ा करना शुरू करते हैं और वह इलाका उनका बिहार होता है और बिहार के पटना से लेकर बिहटा से लेकर गया से लेकर या पूरे बिहार में उसका एक प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे वो किसानों के बीच में बहुत तेजी से लोकप्रिय होते चले जाते हैं और उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि वह जितना हिंदुओं के बीच में लोकप्रिय होते हैं, उतना ही मुस्लिमों के बीच में भी लोकप्रिय होते हैं। 1938 में कलकत्ता में एक मुस्लिम के बीच में उनका कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम किसान उनको सुनने के लिए आते हैं अपने धार्मिक दायरे को तोड़कर। तो स्वामी जी की जो विशेषता है, वह राजनीति को समझते हुए एक देश का जो खाका खींचते हैं और उसमें किसानों के राज की बात करते हैं, मजदूरों की राज की बात करते हैं। वह कहते हैं कि देश की आजादी के बाद भारत में दक्षिण पंथ का उभार होगा, धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो मजदूरों और किसानों का संकट हल नहीं होगा। इसलिए देश की तमाम वामपंथी ताकतों को जरूरत है एक होकर इस देश में लड़ाई लड़ने की।
वह रूसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे, वह लेनिन से बहुत प्रभावित थे, और यहाँ के किसानों के लिए भी वह कह रहे थे कि जो रास्ता 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस के किसानों ने अपनाया है, वही रास्ता भारत के किसानों को भी अपनाना चाहिए। अगर यह किसानों का राज नहीं होता है तो किसानों की बदहाली रहेगी, उनके हिस्से में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा आएगी। इसलिए वह चाहते हैं और वह नारा देते हैं, वह जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उनका नारा है, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, ये भारत वर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। ये भारत वर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी का सपना क्या था। स्वामी जी का सपना था कि भारत वर्ष की आजादी के बाद यहां का शासन किसानों के हाथ में हो। और दूसरा जो उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ नारा दिया था, मालगुजारी अब हम नहीं भरेंगे, लठ हमारा जिंदाबाद। किसानों के हथियार एक लाठी होती है, उसको वह हथियार बनाते हैं और किसानों को संगठित करके एक राष्ट्रीय आंदोलन में देश की आजादी में शामिल करते हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को संगठित करते हैं। माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ा किसानों का कोई नेता हुआ तो वह स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए, जिन पर अमेरिका में भी रिसर्च होता है और उनको पढ़ाया जाता है। रूस में कहा जाता था कि भारत में अगर कोई है तो किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती है। उन्होंने उस समय घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों का सारा कर्ज माफ हो। स्वामीनाथन आयोग जो आज बना हुआ है, जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट का आधार स्वामी सहजानंद सरस्वती का घोषणा पत्र है। जो आज स्वामीनाथन आयोग कर रहा है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती कहते थे, बल्कि उससे आगे बढ़ के कहते थे कि किसानों का राज होना चाहिए। अगर किसानों का राज नहीं होता है तो किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा और किसानों को खेती से निकालकर दूसरे धंधों में लगाया जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस समय बहुत दूर दृष्टि से स्वामी सहजानंद सरस्वती इस चीज को देख रहे थे। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि आज हमारे देश में लंबे समय के आजादी के बाद भी किसानों के हिस्से में जो बदहाली और गरीबी आई है, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो उन पर टीयर गैस चल रहे हैं, रबड़ की गोलियां चल रही है और उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। तो क्या देश की आजादी जो किसान लड़े थे, जो शहादत दिए थे, क्या इसी दिन के लिए दिए थे कि इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद यहां की जो सरकार है वो अंग्रेज जैसा सलूक करने लगे और जमींदारों और पूंजीपतियों के जगह पर एक नए कॉर्पोरेट वर्ग को खड़ा कर ले और उसके के इशारों पर किसान आंदोलन को कुचलने लगे? यह आजादी का सपना स्वामी सहजानंद सरस्वती का नहीं था। और जो आज किसान अपनी मांग को मांग रहे हैं, यह निश्चित रूप से किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के रास्ते पर, उनके सपनों पर चला रहता तो आज भारत में किसानों का राज रहता और किसान अपनी मांग को मांगते नहीं बल्कि दूसरे को देते, सरकार उनकी होती, कानून वह बनाते। लेकिन भारत में यह दुर्भाग्य रहा कि किसान के जो भी संगठन बने वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और वामपंथी ताकत जो स्वामी सहजानंद सरस्वती बात कर रहे थे वह भी विघटित हुई।
और देश के किसानों और मजदूरों का वह नेतृत्व नहीं कर सकी कि मजदूरों और किसानों के राज स्थापित हो सके। आज अगर किसानों की लड़ाई लड़नी होगी तो जिस तरीके से देश में एक नए फासीवाद और कॉरपोरेट का उभार हो रहा है और जिसमें सबसे बड़ा जीवन संकट में मजदूरों और किसानों का आने वाला है, उस संकट से मुक्ति की लड़ाई के लिए जरूरी है कि पूरे देश के किसान संगठित हो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के सपनों के साथ और किसानों का राज कायम करे, तभी उनकी आजादी और मुक्ति हो सकती है और इस देश को एक नई रोशनी मिल सकती है, एक नई उजाला और नई सुबह हो सकती है। नहीं तो ये बहुत ही अंधेरे दौर का कहानी है। आज जिस तरीके से तकनीक का विकास हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, दुनिया को नियंत्रण करना आसान हुआ है और शासक वर्ग के पास साधन ज्यादा है तो ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से चीजों को नियंत्रित कर रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि किसानों को भी इस विज्ञान और तकनीक और डिजिटल दौर में इसका पूरा उपयोग करके अपने संगठन को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना होगा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती भी कहते थे कि अगर एक देश के मजदूर और किसान आजाद हो जाते हैं और दूसरे देश के अगर बदहाल रहते हैं तो एक देश का दूसरे देश पर शोषण रहेगा। इससे बंधुत्व की भावना नहीं बढ़ेगी। एकता और बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए दुनिया के किसानों को एक होना होगा, संसार भर के किसानों को एक होना होगा और एक होकर अपनी आजादी और मुक्ति और बेहतरी की लड़ाई को लड़ना होगा। तो आज हमारे देश पर जो संकट है, जो किसानों के जीवन पर संकट है, उस संकट से मुक्ति के लिए हमको लगता है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती को याद करना चाहिए और उनके रास्ते को एक मसाल के रूप में उपयोग करना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का संगठन बनना चाहिए। तभी इस देश को, किसानों को आजादी और मुक्ति मिल सकती है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज ही के दिन स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था और इस दिन को हम स्वामी शाहजानंद सरस्वती को एक किसानी दिन के रूप में याद कर सकते हैं। यह देश, यह शासक वर्ग स्वामी शाहजानंद सरस्वती को भूल चुकी है, लेकिन किसानों को उनके विचारों को याद करना चाहिए ताकि किसानों को नए ढंग से संगठित करके इस देश में किसानों की बेहतरी के लिए लड़ाई को लड़ी जा सके। स्वामी शाहजानंद सरस्वती सबसे बड़े राजनीतिक नेता, एक विचारक, एक दार्शनिक, एक लेखक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और कई पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें महत्वपूर्ण उनकी पुस्तकें हैं झूठा भय, मिथ्या अभिमान, कर्म कलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे और मेरा जीवन संघर्ष आत्मकथा। इसे हम समझ सकते हैं कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती की प्रतिभा कितनी थी और उनकी बौद्धिक जो ऊंचाई है और उनके अंदर जो त्याग की भावना थी। नहीं तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान था। वह जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस के पैरेलल थे। वह चाहते तो वह भी कांग्रेस में बहुत बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन देश की आजादी के बाद भी उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। राहुल संकीर्तायन के साथ मिलकर
और उन्हीं की देन है कि बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है, तो उसमें सबसे बड़ा देन स्वामी सहजानंद सरस्वती को है। इसलिए हम स्वामी सहजानंद सरस्वती को बार बार याद कर रहे हैं। और आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वह किसानों को संगठित करने की बात करते थे और उसके 4 स्तंभ मुख्य रूप से मानते थे। हर जिले में किसान लाखों सदस्य हो, किसान सेवक दल नेतृत्व का ढांचा खड़ा करे, किसान कोष आर्थिक सवाल को हल करने के लिए और जनता साप्ताहिक अखबार विचारों को किसानों तक पहुंचाने के लिए, किसानों को शिक्षित करने के लिए, ये 4 स्तंभ वह मानते थे। और इस 4 स्तंभ के सहारे किसानों के जीवन को, किसानों के आंदोलन को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे जहां से किसानों के जीवन की बेहतरी हो सके। लेकिन हमारे देश में किसानों को और मजदूरों को एक वोट देने के रूप में देखा गया। मजदूर और किसान वोट देते हैं और सरकार जो बनती है वो कॉरपोरेट के पक्ष में कानून बनाती है, वह पूंजीपति वर्ग के पक्ष में कानून बनाती है और किसान यहां संकट में फंसते हैं। जबकि देश की आजादी के पहले किसानों की संख्या लगभग 90% थी, आज भी किसानों की संख्या 70% है, मजदूरों की संख्या 70% है। तो इस हिसाब से अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो इस देश में मजदूरों और किसानों का राज होना चाहिए। जो हमारे विधायक और संसद प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं वह मजदूरों और किसानों के बीच से जाते हैं, मजदूरों और किसानों के बेटा बन के जाते हैं। लेकिन जब वह संसद में पहुंचते हैं तो एक भी आवाज उनका मजदूरों और किसानों के लिए नहीं उठता है। उनकी आवाज पूंजीपतियों और कॉरपोरेट के लिए उठता है। वहां से वह ऐसी नीति बनाते हैं कि किसान अपनी खेती छोड़कर भागे और उनके बेटे कॉरपोरेट के यहां जाके मजदूरी करें ताकि उनको सस्ता मजदूर मिले और कॉरपोरेट को सस्ता जमीन मिले। यह एक विरोधाभास है। ऐसे विरोधाभासों के बीच में जब किसान संगठित नहीं है तो उन्हें नए तरीके से, नए सिरे से फिर संगठित होने की जरूरत है। उनमें एकता और बंधुत्व बढ़ाने की जरूरत है। और अंग्रेजों के रूप में जो दुश्मन खड़े हैं, जो कॉरपोरेट के रूप पक्ष में काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है कि वह कौन से लोग हैं जो हमसे वोट लेकर जाते हैं और संसद में हमारे पक्ष में आवाज नहीं उठाते हैं, हमारे पक्ष की बात नहीं करते हैं। तो पूरे देश में किसानों को नए सिरे से फिर लड़ना होगा और त्याग स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा नेताओं को दिखाना होगा। तभी यह देश बदहाली से निकलकर एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अगर इस देश का एक मजबूत मजदूर, एक किसान मजबूत नहीं होता है, शिक्षित नहीं होता है, तो यह विकसित राष्ट्र का सपना धरे का धरे रह जाएगा। कोई भी देश अपने नागरिक के बदौलत मजबूत देश बनता है और जहां नागरिक कमजोर होते हैं वहां देश भी कमजोर होता है। इसलिए इस देश को विकसित राष्ट्र में खड़ा करने का सपना अगर है तो इस देश के मजदूरों और किसानों को विकसित करना होगा, उन्हें आधुनिक बनाना होगा, शिक्षित करना होगा, ताकि हम बेहतर देश और बेहतर दुनिया का निर्माण कर सके। इस लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उस आधार पर यहाँ के नागरिकों को खड़ा कर सके और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके।
स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करने का अर्थ यही है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें।